हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं सिर्फ आपकी स्पेशल डिमांड पे क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए जो उनका सोशल साइंस का ब्रिज प्रोग्राम था उसके नोट्स लेकर आई हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखे हैं जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होने चाहिए। ओके, तो मैंने इसके अंदर थीम A B C D सारी कवर की है। मीन्स आपका फुल सिलेबस इसके अंदर सोशल साइंस का कवर किया है और इसमें आप अपना एग्जाम के रिवीजन के लिए क्वेश्चंस देख सकते हैं और नोट्स देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं, पूरे एक्सप्लेन किए हैं हिंदी में, ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। और आप सब ने डिमांड की थी, सिर्फ इसीलिए बनाए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थीम A, एग्रीकल्चर, सॉइल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इंडिया, एग्रीकल्चर एंड सॉइल। सो एग्रीकल्चर क्या होता है? द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड अदर नीड्स। तो एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कि आप क्रॉप्स उगा रहे हो, आप फार्मिंग कर रहे हो, मतलब फसलें उगा रहे हो, एनिमल्स को पाल रहे हो, जैसे काओ, गोट, बफलो, इन सबको मिल्क के लिए, शीप को जैसे वूल के लिए। तो डिफरेंट टाइप की आप फार्मिंग कर रहे हो। सिग्निफिकेंस क्या होता है? एम्प्लॉयज ओवर 50% ऑफ इंडिया वर्कफोर्स, इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री। अब यहाँ पे जैसे आपको वूल मिला तो वूल जाएगा इंडस्ट्री में, वहाँ पे शीप से वहाँ पे आप उसको सर्दियों के कपड़े बनाएंगे। इस तरीके से रॉ मटेरियल भी मिलता है इंडस्ट्रीज़ को। तो ये हमारा हो गया एग्रीकल्चर। कोई पूछेगा व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो आप ये सब पॉइंट्स लिखेंगे और उसके बाद आप ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी टाइप्स की फार्मिंग होती है। एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस का मतलब जो कि फार्मर सिर्फ अपने घर के लिए उगाता है और अपने घर में ही उसको यूज़ करता है, बेचता नहीं है। और कमर्शियल मतलब वो दूसरी जगह लोगों को बेचता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, मतलब द लैंड इज स्मॉल। ये मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट्स में बताया, आप इसको इलेबोरेट कर सकते हो। क्या लिख सकते हो? द फार्मिंग इज डन ऑन द स्मॉल पीस ऑफ लैंड। इट इज़ मेनली फॉर द फैमिली नीड्स एंड ट्रेडिशनल टूल्स एंड मेथड। इसके अंदर जो किसान है वो कोई नई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसको थोड़ा सा ही प्रोडक्शन चाहिए होता है जो कि उसको मिल जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। क्रॉप जो होती है वो मार्केट में सोल्ड की जाती है। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, क्योंकि उसको ज़्यादा पैदावार चाहिए, अच्छी पैदावार चाहिए, वो फर्टिलाइजर्स भी डालता है और नई नई टेक्निक्स यूज़ करता है जिससे कि उसकी फार्मिंग अच्छी हो जाए। तो ये सारे पॉइंट्स आप उसमें कवर कीजिए। फिर क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वो क्या होता है? इट इज़ प्रैक्टिस बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज़। ठीक है, और लैंड इज़ क्लियर्ड, यूज्ड एंड देन लेफ्ट फैलो। इसमें क्या होता है? वो पहले लैंड को एकदम क्लीन करते हैं, पेड़ वगैरह काट देते हैं, वहाँ पर उसके ऊपर फार्मिंग करते हैं, उगाते हैं जो उगाना है और फिर उसको छोड़ देते हैं। उसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये ट्राइबल पीपल करते हैं जो कि ऐसे जंगल में रहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं। फिर आता है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज़ ग्रोन ऑन लार्ज एस्टेट्स, जैसे सिंगल कैश क्रॉप, टी, कॉफ़ी, रबर। तो उसको कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े एकदम आपके लैंड होते हैं और उसके ऊपर वो जैसे क्रॉप्स उगाते हैं, टी, कॉफ़ी, रबर, जो कि ऐसे कॉमन नहीं होती, जो एक पर्टिकुलर एरिया पे उगाई जाती है। इन्हें आप कैश क्रॉप्स भी कहते हैं। फिर आपकी आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है एंड इट यूज नेचुरल कॉम्पोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। तो ऑर्गेनिक के अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं। अब आया आपका मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, कैसी कैसी होती हैं? एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट एंड डेजर्ट। अब एल्यूवियल सॉइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, नॉर्दर्न प्लेन में मिलती है, गंगा रिवर के पास मिलती है, रिवर वैलीज में। ठीक, फीचर्स क्या है इसके? वेरी फर्टाइल होती है, गुड वाटर होल्डिंग होती है, इसमें वाटर बहुत अच्छे से होल्ड कर लेती है ये सॉइल, और ये इट इज सुटेबल फॉर राइस, व्हीट एंड शुगर केन। ठीक है, अब आप डिटेल में इसमें लिख सकते हैं। आपको जब पॉइंट्स पता होते हैं ना, तो आप उसको डिटेल में आंसर लिख सकते हैं। ब्लैक सॉइल में क्या होता है? सबसे ज़्यादा कॉटन उगाई जाती है, मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर में, याद हो तो। ये ब्लैक सॉइल होती कहाँ है? आपकी डेक्कन प्लेट्यू में होती है, महाराष्ट्र में होती है और मध्य प्रदेश में होती है। फीचर्स क्या है इसके? इट इज़ रिच इन मिनरल्स एंड इट इज़ स्टिकी होती है। कॉटन और ऑयल सीड्स हम इसमें उगाते हैं। रेड सॉइल कहाँ मिलती है आपको? सर्दर्न एंड ईस्ट इंडिया में मिलती है। पुअर इन नाइट्रोजन होती है, एसिडिक होती है, एंड इसमें हम उगाते हैं पल्सेस और मिलेट्स। पल्सेस मतलब दालें और मिलेट्स का मतलब ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मिलेट्स में आते हैं। फिर लैटेराइट सॉइल आई, ये वेस्टर्न घाट्स में होती है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पाई जाती है। इसमें ये लो फर्टाइल होती है, लीच्ड होती है। इसके अंदर आप टी एंड कॉफ़ी जैसी क्रॉप्स उगा सकते हैं। डेजर्ट
सॉइल कहाँ मिलेगी, सबको पता है डेजर्ट में मिलेगी, राजस्थान में। सैंडी होती है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता, एकदम ड्राई सॉइल होती है। इसमें क्या उगता है आपका, बाजरा, ज्वार, ये सब उग जाते हैं। तो ये आपका हो गया मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। कोई भी पूछेगा तो आप ये टेबल की हेल्प से पूरा आंसर लिख सकते हैं 1-1.5 पेज का। अब आए आपके क्रॉपिंग सीजन्स अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप उगाई जाती है। जैसे रैबी क्रॉप जो होती है वो विंटर सीजन में उगाई जाती है। विंटर का टाइम पीरियड बेटा सबको पता है, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। कौन कौन सी क्रॉप्स होती है, वीट, बार्ले, पीस। आपकी विंटर कब स्टार्ट हो जाती है, सितंबर अक्टूबर तक तो हल्का हल्का स्टार्ट हो जाती है, राइट। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये विंटर सीजन हो गए आपके। फिर खरीफ क्रॉप जो होती है वो आपके मानसून में आती है, जैसे राइस, मेज और बाजरा, ये उसके एग्जाम्पल हो गए। फिर जैद क्रॉप जो होती है वो समर में आती है। वेजिटेबल, फ्रूट, फॉडर क्रॉप्स। बच्चों देखो मैं ज़्यादा डिटेल कवर नहीं कर सकती, ऑलरेडी ये वीडियो जो है 1-1.25 घंटे का हो रहा है, ठीक। तो इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी। पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो आपको मालूम है, ब्रिज कोर्स में जाओ, सोशल साइंस के एक एक थीम आपको अच्छे से मिल जाएगी। नाउ मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मीन्स सीड्स जो होती हैं बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, हाई यील्डिंग होते हैं, उससे बहुत अच्छी फसलें आती हैं। दूसरा फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर जो खाद होती है, पेस्टिसाइड्स मतलब जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए दवाइयाँ छिड़की जाती हैं फसलों पर। इरिगेशन कैसे कैसे करते हैं, कैनाल, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स। कैनाल्स मालूम है, एक छोटे छोटे कैनाल से पानी जाता है। ड्रिप मतलब ड्रिप वाटर सिस्टम होता है, बूंद बूंद करके आता है। और स्प्रिंकलर्स मतलब फुवारे लगाते हैं छोटे छोटे, उससे पानी खेतों में बराबर मात्रा में जाता रहता है। फिर मैकेनाइजेशन में कैसे, ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर। ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, पहले बैल यूज़ करते थे हल जोतने के, खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे कि काम जल्दी होता है। अब आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं कुछ, वो देखो क्या आ सकते हैं। व्हाट आर रैबी एंड खरीफ क्रॉप्स, गिव एग्जाम्पल। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए आंसर्स लिखे जिससे आपको तकलीफ नहीं हो। रैबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन, अक्टूबर में सो करते हैं, अक्टूबर टू नवंबर में वो लगाते हैं, एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। एग्जाम्पल वीट, बार्ले, ग्राम। खरीफ क्रॉप्स होती हैं, दे आर ग्रोन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन कब होता है, जून से जुलाई में वो सो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं सितंबर टू अक्टूबर में। इसके एग्जाम्पल है आपके राइस, मेज एंड बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाई इज क्रॉप रोटेशन इंपॉर्टेंट। क्रॉप रोटेशन 1000 बार बताया मैंने, अब तो रट जाना चाहिए आपको। क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। दूसरा, प्रिवेंटिंग द डिप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। क्रॉप रोटेशन मतलब पहले एक क्रॉप उगाई, उसके बाद दूसरी क्रॉप उगाई। तो पहली क्रॉप है, उसने जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको, वो तो उसने ले लिए, लेकिन वो भी कुछ अंदर डाल देती है जो कि नेक्स्ट क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। इसका एग्जाम्पल भी आगे आएगा। रिड्यूसिंग पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग लेग्यूम्स आफ्टर सीरियल्स रिप्लेनिशेस नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो जब हम लेग्यूम उगाते हैं सीरियल्स के बाद, तो उसकी वजह से क्या होता है, लेग्यूम जो होता है वो नाइट्रोजन डाल देता है अपनी सॉइल के अंदर, और फिर जब हम सीरियल्स उगाते हैं तो उसको नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो वो ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट एंड डिस्क्राइब 2 चैलेंजेस फेस बाय इंडियन फार्मर्स। इंडियन फार्मर्स को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं वो बताओ। पहला है डिपेंडेंस ऑन मानसून। उनको मानसून की वेट करनी पड़ती है कि कब बारिश आएगी और कब मेरी फसलों को पानी मिलेगा। उनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी फसलों को देने के लिए नहीं होता। A large part of Indian agriculture still relies on rainfall, making it vulnerable to drought and or excess rain. तो कभी कभी क्या होता है, रेन ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, तो उसकी वजह से, दोनों ही वजह से किसान की फसलें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। दूसरा है स्मॉल लैंड होल्डिंग। उनके पास लैंड जो है वो बहुत कम है। Many farmers own less than 2 hectares of land, which limits productivity and use of modern technique. अब छोटी सी लैंड होगी तो आप उसमें क्या ही यूज़ कर लोगे, कितनी फसल उगा लोगे, राइट। तो लार्ज लैंड होगी तभी तो उनको फ़ायदा होगा, वरना मेहनत तो पूरी लग रही है लेकिन उनको फसल कम मिल रही है। ये 2 चैलेंजेस हो गए जो कि इंडियन फार्मर्स को फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। मेंशन 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ ईच। तो सबसे पहले है आपकी एल्यूवियल सॉइल। उसका एडवांटेज क्या है, हाईली फर्टाइल होती है एंड आइडल फॉर क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट। डिसएडवांटेज क्या है उसका, मतलब उसकी गलत बात क्या है, प्रोन टू वाटर लॉगिंग। इसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन कर लेती है, तो उसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है, मतलब कीचड़ टाइप, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। ब्लैक सॉइल, एडवांटेजेस क्या है, इट रिटेन्स मॉइस्चर एंड रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन एंड लाइम। डिसएडवांटेज क्या है, इट बिकम स्टिकी एंड डिफिकल्ट टू प्लो व्हेन वेट।
तो कोई भी चीज़ स्टिकी होगी तो उसको फ्लो मतलब उसको आपको सॉइल को ऊपर ऊपर नीचे नीचे करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, है ना। नेक्स्ट आती है हमारी लैटेराइट सॉइल। तो इसका एडवांटेज क्या है? सुटेबल फॉर टी एंड कॉफ़ी इन एरियाज विद द हैवी रेनफॉल। एंड डिसएडवांटेज क्या है? इसकी भी लो फर्टिलिटी है एंड इट नीड्स फर्टिलाइजर। अब किसी भी सॉइल की अगर फर्टिलिटी कम होगी तो उसको फर्टिलिटी अच्छी करने के लिए उसमें हमें फर्टिलाइजर्स डालने ही पड़ेंगे। तो ये आ गई आपकी थर्ड टाइप ऑफ सॉइल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर कैसे हेल्प करता है, मतलब देश की इकोनॉमी में देश को पैसा बढ़वाने में कैसे मदद करता है? सबसे पहला, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। बहुत सारे लोग उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, काम मिलता है। सप्लाइज फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज। फूड ग्रेन और रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जो होता है वो इंडस्ट्रीज में मिलता है। इट कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम एंड एक्सपोर्ट। तो इस सबसे नेशनल इनकम को भी सपोर्ट करता है। जब आपका माल एक्सपोर्ट होता है, आपका इंडस्ट्रीज में माल बना वो बाहर देशों में जाता है, फिर वहाँ से आपको पैसे मिलते हैं। इस तरीके से इनकम होती है देश की। नाउ थीम ए पार्ट 2, ह्यूमन रिसोर्सेज। What is human resource? तो definition क्या आपकी human resource? It refer to the people who contribute to development of a country using their skills, knowledge, health and productivity. वो लोग जो कि देश के उन्नति में उनका साथ देता है। किस तरीके से? उनके पास स्पेशल स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है, हेल्दी होते हैं वो लोग एंड वो अच्छे से काम करते हैं। Unlike natural resources, human resources are made through education, training and health care. तो अच्छे resources, अच्छे लोग कैसे, कौन सा देश सबसे ज़्यादा समृद्ध होगा या उन्नति करेगा या डेवलप होगा? जिसके जो लोग होंगे वो एजुकेटेड होंगे, है ना, वो अच्छा काम करते होंगे, सब कमाते होंगे। अगर कोई देश गरीब है और वहाँ के लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं तो वो कैसे तरक्की करेगा? नहीं कर सकता, राइट। तो ये हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट, ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ। स्किल्ड वर्कर बूस्ट इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। जितने स्किल्ड पीपल होंगे वो ज़्यादा मदद करेंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे। प्रोमोट्स इनोवेशन। एजुकेटेड पीपल क्रिएट न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन effort is needed to explore and use natural resources. Fourth, improve quality of life. A healthy and educated population ensure social and economic well-being. तो जितने ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे तो मतलब आपकी सोशल और इकोनॉमिक, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, साउंड होंगे, ठीक है। नाउ फैक्टर्स इफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट, एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा एजुकेटेड इंसान होगा उतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी होगी, अच्छी स्किल्स होंगी। सो इट इंक्रीजेज स्किल्स, प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। हेल्थ, अ हेल्दी वर्क फोर्स वर्क लॉन्गर एंड बेटर। अगर आप अनहेल्दी होंगे, बीमार पड़े रहेंगे तो आप तो काम पे नहीं जा पाएंगे। न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन लीड टू पुअर परफॉर्मेंस एंड हेल्थ। सिंपल है ये। ट्रेनिंग, इंक्रीज टेक्निकल नो हाउ, मीन्स उनको प्रॉपरली टेक्नोलॉजी की सारी नॉलेज होनी चाहिए, वो ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, से इट इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। अगर कहीं पे कुछ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिला, मान लो बहुत एजुकेटेड लोग हैं, सब करके बैठे इंजीनियरिंग वगैरह, लेकिन उन्हें जॉब ही नहीं मिल रही, तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देश में होना ज़रूरी है, जिससे कि वो प्रॉपर अपनी स्किल्स वाले लोगों को यूज़ कर सके। अब आता है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। व्हाट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? इट मीन्स हाउ पीपल आर स्प्रेड ओवर अ रीजन। पॉपुलेशन मतलब कितने लोग उस एरिया में रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या हो गई? नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो डेंसिटी आती है आपकी ये पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, कितने मतलब 10 लोग रह रहे हैं, 20 लोग रह रहे हैं, इस तरह से पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक। नाउ हाई इन फर्टाइल प्लेन्स। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ रहेंगे? जहाँ पे लैंड फर्टाइल होगी, पानी होगा, खाना होगा, जैसे गंगा बेसिन एंड केरला। लो इन डेजर्ट, माउंटेन एंड डेंस फॉरेस्ट। कम कहाँ पॉपुलेशन होती है? जहाँ पे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं। माउंटेन्स में कौन रहेगा? क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी होती है। एकदम घने जंगल में कौन जाकर रहेगा? वहाँ तो ना पानी होगा, ना खाना होगा, ना कोई सोशल लाइफ होगी, ना लोग होंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी वहीं ज़्यादा होती है जहाँ पे सब कुछ अच्छे से मिल जाता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आते हैं आपके फिजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड सोशल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या आता है? जो आपके अराउंड चीज़ें, जैसे आपकी क्लाइमेट हो गई, सॉइल कैसी है, वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं, टेरेन कैसा है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंडस्ट्रियल एरियाज़ की वहाँ पे किस तरीके से जॉब आपको मिल रही है।
सोशल फैक्टर में मतलब बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेफ्टी, बाकी भी चीज़ें देखते हैं ना आप, वहाँ पे एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए बच्चों के लिए, आपके हॉस्पिटल्स वगैरह होने चाहिए, आप वो एरिया सेफ होना चाहिए, हर चीज़ बंदा देखता है तब वो कहीं पे रहने जाता है। नाउ एग्जाम ओरिएंटेड फ्यू क्वेश्चंस हैं। डिफाइन ह्यूमन रिसोर्सेज, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। हर क्वेश्चन बेटा सेम ही रहेगा, जो मैंने आपको नोट्स में बता दिया आंसर, उसे बस घुमा घुमा के बोला है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर द पीपल ऑफ अ कंट्री हु कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स डेवलपमेंट यूजिंग देयर एबिलिटी एंड स्किल्स। डेफिनेशन लर्न कर लेना। They are important because they develop and use natural and capital resources. It helps in innovation and technological advancements. Third, it improves nation productivity and economic growth. समझा दी already, अब सिर्फ learn करो. नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? पहला फिजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में पीपल प्रेफर लिविंग इन द एरियाज विद गुड क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल एंड वाटर अवेलेबिलिटी, राइट। इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे? रीजन्स विद मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसे सिटीज, इंडस्ट्रियल एरियाज, दे अट्रैक्ट मोर पीपल। गाँव में कोई नहीं रहना चाहता क्योंकि वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहीं 2-4 काम है वही लोगों को करने पड़ते हैं, ठीक। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज एजुकेशन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सो एजुकेशन से क्या होता है, जो बंदा एजुकेटेड होगा, एजुकेशन हेल्प्स इन इनहांसिंग skills and knowledge, increase employment opportunities, it helps in innovation and better decision making, and it improves productivity and income level. तो जितना ज़्यादा एजुकेटेड बंदा होगा उसका दिमाग भी उतना खुला हुआ होगा, नए नए आइडियाज़ उसके दिमाग में आएंगे, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जानता होगा, स्किल्स होंगी उसके पास विजडम होगी, सोचने की क्षमता ज़्यादा होगी, और वो दूसरों के लिए भी अगर कोई बिजनेस करेगा या कुछ भी करेगा तो वो दूसरों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट आपका आया, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों होती है? द आंसर इज द इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन हैव रिड्यूस्ड डेथ रेट्स बट बर्थ रेट्स रिमेन हाई लीडिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ। तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों हो गई है? क्योंकि वहाँ हेल्थ केयर तो इंक्रीज़ हो गया, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो गई हैं, सैनिटेशन इंप्रूव हो गया, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ते थे, तो वो चीज़ें अच्छी हो गई हैं तो लोग बीमार कम पड़ते हैं, लेकिन बर्थ रेट तो होता ही जा रहा है, लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5, इज़ अ लार्ज पॉपुलेशन एंड एसेट और अ लाइबिलिटी। तो लार्ज पॉपुलेशन जो होती है आपका एसेट कैसे है? दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। एसेट कैसे है मतलब ये अच्छी चीज़ कैसे है? लार्ज, आपको जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा मैन पावर मिलेगी। तो लार्ज वर्कफोर्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, मोर ह्यूमन पोटेंशियल एंड आइडियाज़, एंड मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगेंस्ट क्या है? मतलब ये तो 2 हो गया कि एसेट है हमारे लिए। बुरी चीज़ कैसे है? ज़्यादा पॉपुलेशन, प्रेशर आता है लैंड एंड रिसोर्स से, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पानी, बिजली सब यूज़ करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, गरीबी बढ़ जाएगी। एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना पॉल्यूशन भी करेंगे, उसकी वजह से इन्वायरमेंट भी ख़राब हो जाता है। तो ये सारे आपके, आप इस तरीके से डिबेट बोलनी हो या आंसर लिखना हो, आप फॉर में भी लिख सकते हैं, अगेंस्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये छोटा सा क्विज है आपके लिए, बताओ इसमें आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर अ कंट्री? लैंड, मिनरल, वाटर या ह्यूमन रिसोर्स? तो आंसर है ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। सेकेंड क्वेश्चन, विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? क्लाइमेट, इंटरनेट स्पीड, लैंड फॉर्म या रिसोर्सेज? डेफिनेटली इंटरनेट स्पीड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी आ रही है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज? सो आंसर इज देयर एबिलिटी टू थिंक, इनोवेट एंड ट्रांसफॉर्म अदर रिसोर्सेज। तो उस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब हर एक का दिमाग अलग अलग चलता है, तो वो, और वैसे भी ह्यूमन बींग्स दूसरे रिसोर्सेज से अलग कैसे है? ह्यूमन बींग्स का दिमाग चलता है, वो नई नई चीज़ें आविष्कार कर सकते हैं और वो दूसरे रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हैं। अब आया हमारे पास थीम बी, लोकल हिस्टोरिकल प्लेसेस, सोर्सेज एंड आर्किटेक्चर। सो इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका सर्वे ऑफ लोकल हिस्टोरिकल प्लेसेस। की कंसेप्ट्स, historical places include forts, temples, palaces, monuments and religious sites that tell us about the past culture, lifestyle, architecture and history. तो historical places कौन से होते हैं बेटा? जो कि जैसे हमारे किले बने हुए हैं पुराने, जो हमारे पुराने लोग जो हमारे पूर्वज थे वो बना के गए हैं। रिलीजियस साइट्स, कोई वो उन्होंने रिलीजियस साइट बनाया, जैसे आपका रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब चीज़ें कि आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं।
या ये मॉन्यूमेंट्स में आ जाते हैं, राइट। दे टेल अस अबाउट द पास्ट कल्चर, और ये बताते हैं हमको कि पहले के लोग किस तरीके से रहते थे, क्या कल्चर ट्रेडिशन फॉलो करते थे, और उनका जो ये बनाने का तरीका था वो कैसे था, आर्किटेक्चर कैसा था। सो दीज प्लेसेस हेल्प अस प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज एंड अंडरस्टैंड चेंजेस ओवर द टाइम। तो हमें पता लगता है कि पहले के लोग किस तरीके से चीज़ यूज़ करते थे और आज हम क्या क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ले आए हैं। एग्जाम्पल है इसके आपके ग्वालियर फोर्ट, काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि रिलीजियस प्लेस है, कुतुब मीनार आपका मॉन्यूमेंट है, रेड फोर्ट, लोकल म्यूजियम्स, ये सब इसमें आ गए आपके किसमें, ये हेरिटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई आर लोकल हिस्टोरिकल प्लेसेस इंपॉर्टेंट। हिस्टोरिकल प्लेसेस इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? लोकल हिस्टोरिकल प्लेसेस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रिजर्व आर कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज। हमारी जो पुरानी धरोहर है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं। दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट द लाइफ स्टाइल, ट्रेडिशन एंड गवर्नेंस ऑफ द पास्ट। अगर ये सब नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ था। आप सिर्फ आज की ज़िंदगी जिएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे हमारी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा एडवांस है या क्या क्या चेंजेस आए हैं। दे क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन। तो उससे हमको पता चलता है कि कंजर्वेशन करना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो हमें भी चीज़ें प्रोटेक्ट करके कंजर्व करके प्रॉपर्ली रखनी चाहिए, जिससे कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को कोई तकलीफ ना हो। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया एंड डिस्क्राइब वन ब्रीफली। सो आप दो कोई भी ले सकते हैं, मैंने आपके लिए लिया रेड फोर्ट दिल्ली और दूसरा ग्वालियर फोर्ट विच इज़ इन मध्य प्रदेश। सो ग्वालियर फोर्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे। इट इज़ बिल्ट ऑन अ हिल टॉप। ग्वालियर फोर्ट कहाँ बना? आपका हिल टॉप पे बना है। एंड दिस फोर्ट शोज राजपूत एंड मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल। अब आपको पता है कोई भी चीज़ अगर आपको हिल्स पे बनाते हो या माउंटेन्स पे बनाते हो तो बहुत टफ रहता है, बिकॉज वो ऊबड़ खाबड़ वहाँ पे लैंड होती है, अलग अलग तरह के रॉक्स होते हैं, उसको हटाना ही बहुत मतलब उसके लिए बहुत दिमाग चाहिए, हाई गुड आर्किटेक्चर स्किल्स चाहिए। It has beautiful places and temples and it tell us about the military strength and culture in the past. तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर पैलेसेस हैं, महल बने हुए हैं और अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं। इससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन स्टूडेंट्स लर्न बाय विजिटिंग अ म्यूजियम। अब म्यूजियम में आप जाकर क्या क्या देख सकते हैं? आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के म्यूजियम होते हैं, जैसे कोई डॉल म्यूजियम है या कोई फिश म्यूजियम है, तो उसमें जितनी वैरायटी आपको फिशेस की, जितनी वैरायटी आपको डॉल्स की, या कोई साइंस म्यूजियम है तो उसके अंदर जितने साइंस एक्सपेरिमेंट्स और जितने मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे। उसमें हम क्या क्या लर्न कर सकते हैं, और एंशियंट चीज़ें, पुरानी चीज़ें बहुत रखी होती हैं म्यूजियम्स में, अबाउट एंशियंट टूल्स, कॉइन्स, क्लोथ्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड पेंटिंग्स। जो हमें कहीं नहीं देखने को मिलेगा वो हमें म्यूजियम में, पुराने कॉइन्स कैसे यूज़ करते थे लोग, कैसी पेंटिंग्स बनाते थे, किस तरह की चीज़ें कपड़े पहनते थे, वो सब आपको वहाँ पे मिलेगा। सो इट गिव्स रियल लाइफ एक्सपोजर टू आर्टिफैक्ट्स, मेकिंग लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड इंटरैक्टिव। तो खाली आपको कोई बताता जाएगा कि पुराने ज़माने के लोग गहने पहनते थे, ऐसे ऐसे ड्रेसेस पहनते थे, वेपन्स यूज़ करते थे, कॉइन, गोल्ड कॉइन यूज़ करते थे, तो आपको समझेगा नहीं। जब आप उसे देखेंगे तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। Now topic 2, historical sources, numismatics, literature, epigraphy and archaeology. So हम इस सब की डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट आपका न्यूमिस्मैटिक क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ कॉइन्स विच टेल अस अबाउट द ट्रेड, रूलर्स एंड रिलीजन। एपिग्राफी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, अशोकन एडिक्ट्स, टेम्पल वॉल्स, ये सब। फिर लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं? रिटन रिकॉर्ड्स, बुक्स वगैरह, लाइक बुक्स, क्रॉनिकल्स, जैसे अर्थशास्त्र या फिर महाभारत, ये आपके लिटरेरी सोर्सेज हो गए। अब आपकी आर्कियोलॉजी क्या होती है? इट इज़ स्टडी ऑफ एक्सकवेटेड मटेरियल्स, जैसे हड़प्पन सील्स, पॉटरी। एक्सकवेटेड मतलब जो खुदाई करके सामान मिला है वो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट आपके ट्रैवल अकाउंट्स आए, मीन्स फॉरेन ट्रैवलर्स राइटिंग्स, IBN बटूटा, ह्यून सांग, ये सब क्या है? आपके ट्रैवल अकाउंट्स हैं जो फॉरेन ट्रैवलर्स अपना लिख के जाते हैं। प्राइवेट पेपर्स कैसे है? जैसे लेटर, डायरीज, मेमोरीज, लीडर्स लाइक नेहरू एंड गांधी। ना कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, गिव एग्जाम्पल। तो प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं? दे आर द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टाइम पीरियड, जैसे कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं? दे आर द लेटर इंटरप्रिटेशंस, जैसे हिस्ट्री बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब इंक्लूड होता है उसके अंदर। सो प्राइमरी रिसोर्सेज में हमें
डायरेक्टली नॉलेज मिल जाती है कि कैसे कॉइन्स यूज़ करते थे, व्हाट वर द इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। पर सेकेंडरी सोर्सेज हमको फिर बुक्स के थ्रू नॉलेज मिलती है, क्या हिस्ट्री बुक्स में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्रीज बनी थी उस टाइम पे, देन वी कैन स्टडी फ्रॉम दैट। अब आया आपका सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू कॉइन्स हेल्प हिस्टोरियंस, कॉइन्स कैसे हेल्प करते हैं। सो कॉइन्स टेल अस अबाउट द रूलर्स, क्योंकि कॉइन्स के ऊपर रूलर की फोटो होती थी, किंग की नेम होता था, सिंबल्स होते थे यूज़ करते थे, और लैंग्वेज से पता लगता था कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी है उन्होंने। इकोनॉमी एंड ट्रेड, पता लगता था कि वो लोग भी ट्रेड करते थे और उनकी भी इकोनॉमी थी। एंड रिलीजियस बिलीव्स ऑफ दैट टाइम, अगर उस कॉइन के ऊपर कुछ भगवान के चित्र बने या कुछ बने तो उससे पता लगता था कि वो लोग की रिलीजियस बिलीव्स क्या थी, किस गॉड को वो लोग मानते थे। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवल अकाउंट्स इन हिस्ट्री। सो ट्रैवल अकाउंट्स से हमें क्या मिलता है, ट्रैवल अकाउंट्स प्रोवाइड अ फॉरेन व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि फॉरेन के लोग इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिटीज़, मार्केट्स एंड गवर्नेंस, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। और एग्जाम्पल जैसे IBN बटूटा डिस्क्राइब्ड दिल्ली अंडर मोहम्मद बिन तुगलक, तो दिल्ली जब मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में था, जब उसका राज चलता था वहाँ पे, तो उस टाइम में दिल्ली कैसा था, वहाँ पे किस तरीके से रूल्स फॉलो किए जाते थे, ये सब आपको मिलेगा IBN बटूटा में। ठीक है, चलो जी टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं, जर्नी थ्रू इंडियाज आर्किटेक्चर। सो इंडिया हैज़ अ रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज, पता ही है हम सबको, जैसे टेम्पल्स, बहुत मंदिर बने हुए हैं पुराने ज़माने के, स्टूपास हैं, फोर्ट्स, मॉस्क एंड पैलेसेस, सब कुछ एक्सप्लेन किया बच्चों पहले वाली वीडियो में, ज़रूर चेक करना सोशल साइंस की ब्रिज प्रोग्राम की। अब मैं कह रही हूँ आपके एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी तो, क्योंकि मैंने सब अच्छे से एक्सप्लेन किया और इतने सारे क्वेश्चन आंसर दे दिए ना, मेरे को नहीं लगता किसी और कहीं आपको मिलेंगे सब। चलो, नाउ आर्किटेक्चरल स्टाइल रिफ्लेक्ट रिलीजन, कल्चर, रीजन एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो जो स्टाइल था उससे पता लगता है कि वो किस टाइप से कल्चर फॉलो करते थे, कैसे वो लोग चीज़ों को, अपने बिल्डिंग्स को बनाते थे। जैसे आपका एंशियंट पीरियड में एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, कैलासा टेम्पल का जो कि महाराष्ट्र में है, उसके फीचर्स कैसे थे, रॉक कट है वो, इट इज़ कार्व फ्रॉम अ सिंगल स्टोन, एक ही रॉक, बड़े से रॉक को काट के करके उन्होंने पूरा टेम्पल तैयार कर दिया, सोचो कितनी स्किल्ड पीपल थे वो। मिडीवियल में मीन्स जो बीच का रीजन है आपका, उसमें एग्जाम्पल क्या आपका कुतुब मीनार, ताजमहल बना मिडीवियल पीरियड में। और फीचर्स क्या थे उसके, आर्च, डोम्स, पर्शियन इन्फ्लुएंस, तो उसके अंदर आर्चेस बनाए हुए थे उन्होंने, डोम्स मतलब जैसे गुम्बद से बने होते हैं, और उसमें पर्शियन टच था, पर्शियन लोग तब वहाँ पे राज करते थे तो वहाँ का टच भी था उसमें। नॉ रीजनल, जैसे कोणार्क टेम्पल, होयसाला टेम्पल, सो इसमें फीचर्स क्या थे नए नए, इंट्रिकेट कार्विंग सी, स्कल्पचर से, स्कल्पचर्स मतलब उन्होंने मूर्तियाँ बनाई हुई थी, कार्विंग की हुई थी, तो ये सब चेंजेस आए पीरियड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमारा आता है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट कैलासा टेम्पल इन महाराष्ट्र, बहुत फेमस है और उसके बारे में यूनिक क्या है कि वो एक ही रॉक से कट करके बना है। इट इज़ अ रॉक कट टेम्पल कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल माउंटेन, इट इज़ बिल्ट इन 8th century CE, इट शोज द स्किल ऑफ एंशियंट इंडियन क्राफ्टमैन एंड आर्किटेक्ट्स। सो पता चलता है कि तब के लोग कितने स्किल्ड थे और उन्होंने कितने अच्छे तरीके से उसको बनाया है। नेक्स्ट आता है, हाउ डज इंडियन आर्किटेक्चर शो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं फिर भी यूनिटी कैसे है। सो डिफरेंट स्टाइल्स हैं अक्रॉस रीजन, जो नॉर्थ इंडियन में होते हैं वहाँ पे नगाड़ा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका शिखर शिखर भी बोलते हैं, और साउथ इंडियन में द्रविड़ा होता है जिसमें पिरामिड्स वगैरह शेप्स के बिल्डिंग्स बनते हैं। रिलीजियस हारमोनी सीन इन टेम्पल, मॉस्क, चर्च बिल्ड टुगेदर इन द टाउन्स, मतलब जो कई जगह पे आपने देखा होगा आपका टेम्पल, मॉस्क, चर्च सब अगल बगल में है, इसका मतलब वहाँ पे रिलीजियस हारमोनी थी। यूज़ ऑफ लोकल मटेरियल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस इन एवरी स्ट्रक्चर, सो जो वहाँ पे लोकल मटेरियल यूज़ किया है हर स्ट्रक्चर में, उससे भी हमें समझ में आता है कि दिस इज यूनिटी। अब आया क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करके क्यों रखना है, क्यों बोलते हैं वहाँ पे गंदगी मत मचाओ, खराब मत करो। बिकॉज दे आर नेशनल ट्रेजर्स एंड पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, दे अट्रैक्ट टूरिज्म एंड क्रिएट अवेयरनेस ऑफ आवर पास्ट, वहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, उससे इनकम होती है, और दूसरा अवेयरनेस हमें पता चलता है हमारे पास्ट में क्या हुआ था। दे सर्व एज लर्निंग रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स, तो बच्चों को भी पता लगता है जो वो हिस्ट्री की बुक में पढ़ते हैं, फिर वो जब उसे असली में देखते हैं तो उनकी समझ में चीज़ें ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए हमें अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अब आता है आपका क्विज।
ना गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन अमृतसर। ग्वालियर फोर्ट कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में। एंड रिवर नियर काशी विश्वनाथ टेम्पल कौन सा है? गंगा रिवर। काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास हमारी गंगा माता है। ठीक है, अब चलते हैं थीम सी, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरलिज्म। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मोनार्की, डिक्टेटरशिप, ओलिगार्की, थियोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। तो हमारे सबकी डेफिनेशन करते हैं। मोनार्की, इट इज़ रूल बाय द किंग और क्वीन, पावर इज इनहेरिटेड, एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया। मतलब सिर्फ किंग और क्वीन, राजा रानी होते हैं और उन्हीं के बच्चे आगे बनते हैं गवर्नमेंट। ना डिक्टेटरशिप क्या होती है? इसमें केवल एक ही आदमी के हाथ में पावर होती है और वो जो चाहे वो कर सकता है। इट इज़ रूल बाय वन पर्सन हु हैज़ एब्सोल्यूट पावर, ऑफन टेकन बाय फोर्स, एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया। ओलिगार्ची, ना इट इज़ रूल बाय स्मॉल ग्रुप और पावरफुल पीपल और वेल्दी पीपल। जो अमीर लोग होते हैं वो अपना ग्रुप बना लेते हैं और वही रूल करते हैं। थियोक्रेसी में क्या होती है? रिलीजियस बिलीफ वाले जो गवर्नमेंट होती है वो आ जाती है। मतलब गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन रिलीजियस लॉस, जैसे ईरान में है। डेमोक्रेसी कैसी है? इट इज़ रूल बाय द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे इंडिया, यूएसए। यहाँ पे क्या है? डेमोक्रेसी। यहाँ पे लोग अपना लीडर खुद चुनते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो मतलब जो भी है उसको चुनते हैं, इलेक्शन होते हैं, प्रॉपरली वोट दिए जाते हैं, जो जीतता है कैंडिडेट वही बनता है, उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं और ये बेस्ट होती है। ना एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड डेमोक्रेसी? मोनार्की, पावर इज हेरिटेड एंड हेल्ड बाय अ किंग और क्वीन, whereas in democracy people elect their leaders and all citizens have equal rights. सबके पास equal rights होते हैं। Question number 2, why is democracy considered a better form of government? Answer is because it ensures equality and justice. सब लोग equal होते हैं, सबको न्याय मिलता है। It encourage people participation. लोग खुद involve होते हैं गवर्नमेंट के प्रोसीजर में इलेक्शंस के थ्रू। Protects individual rights. Allow peaceful change of power. So इसमें सबको rights भी मिलते हैं और इसमें सबको इक्वालिटी मिलती है ना। मैच द फॉलोइंग, सिटीजन्स वोट फॉर लीडर्स एंड इंजॉय इक्वल राइट्स। ये किस में होता है आपका? डेमोक्रेसी। रिलीजियस लीडर कंट्रोल द गवर्नमेंट, इसमें होता है थियोक्रेसी में। स्मॉल ग्रुप होल्ड्स पावर, मीन्स ओलिगार्की में। वन पर्सन रूल विथ फुल कंट्रोल, दैट इज डिक्टेटरशिप। एंड किंग और क्वीन रूल्स यूजुअली बाय बर्थ राइट, इट इज कॉल्ड मोनार्की। अब ये सब में से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा या डेफिनेशन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स या क्विज, कुछ भी आ सकता है। तो इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको आनी भी चाहिए कि अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट क्या होती है ना। हमारा टॉपिक 2 आया इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। सो अब व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? द हाइएस्ट लॉ ऑफ लैंड। इट इज़ अडॉप्टेड ऑन 26 November 1949 and it came into effect on 26 January 1950. ये डेट्स लर्न कर लेना। प्रियम्बल क्या होता है? इट इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटिंग इट्स वैल्यूज, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ना फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? राइट टू इक्वालिटी मीन्स ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, सब इक्वल हैं। राइट टू फ्रीडम मतलब सबको आज़ादी है, इट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट एंड प्रोफेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब सबको कंपलसरी एजुकेशन है फॉर द चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स। राइट टू रिलीजन मीन्स फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मीन्स इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर या फोर्स्ड लेबर, कोई भी किसी बच्चे से काम नहीं करा सकता। नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सिटीजन्स कैन गो टू कोर्ट इफ़ देयर राइट्स आर वॉयलेटेड। अगर किसी को भी कोई राइट नहीं मिलता है तो वो कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी दे सकता है और उसको वहाँ पे न्याय और जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो ये आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े। अब आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं जो एक सिटीजन को अपने देश के लिए करनी चाहिए। ही शुड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल सिंबल, प्रमोट हार्मनी, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस। ये सब काम जो है हर सिटीजन को करने चाहिए। अब आपका आता है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस। आपको मैंने बहुत सारे राइट्स बताए, कोई भी लिख दीजिए। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, इट एंश्योर्स नो सिटीजन इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। दूसरा राइट टू एजुकेशन, इट प्रोवाइड्स इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन एज टू 6 to 14 ईयर्स। सो दीज राइट्स प्रमोट जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो इससे क्या होता है, सभी लोग इक्वल हैं और किसी भी सिटीजन को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी बेसिस पे, कास्ट, क्रीड और सेक्स के बेसिस पे।
ठीक है। और सब लोगों को, सब बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, इसलिए गवर्नमेंट ने फ्री स्कूल्स बनाए हैं ताकि सब लोग आके वहाँ पे पढ़ाई कर सके। 6 to 14 ईयर्स तक कंपलसरी एजुकेशन है। ओके। Now question number 3, fill in the blanks. The Constitution of India is the dash law of the country. It is the supreme law of the country. Second, it was adopted by dash assembly. Answer है Constituent Assembly. Third question, it came into force on 26 January 1950. तो ये तीनों आंसर्स आपको आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वैल्यूज आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। सो सबसे पहली है जस्टिस मतलब न्याय मिलना, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी मतलब सब इक्वल है, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा बंधुत्व, सब आपस में भाई भाई हैं, सेक्युलरिज्म मतलब आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, और सॉवरेनिटी मतलब इंडिया जो है इंडिपेंडेंट कंट्री है और उसको किसी की भी फॉरेन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, और डेमोक्रेसी का मतलब रूल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। नाउ टॉपिक 3, सेंट्रल एंड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। सो फेडरलिज्म क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। पावर डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और थोड़ी पावर देते हैं स्टेट को। इससे क्या होता है, वो दोनों फेयर रहते हैं। अगर कोई एक गलत काम कर रहा है तो दूसरा उसको चेक कर सकता है। दूसरा है आपका यूनिटरी गवर्नमेंट। ये क्या होती है? द पावर लाइज विद वन सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे यूके में है। यूनिटरी मतलब केवल एक ही जगह पावर होती है सारी की सारी, जैसे यूके। अब फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। 3 लेवल्स होते हैं इंडियन फेडरलिज्म के। फर्स्ट सेंट्रल, स्टेट एंड देन लोकल गवर्नमेंट्स। इन सब में डिवीजन ऑफ द पावर होती है ना। डिवीजन ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के पास क्या क्या होता है आपका? डिफेंस, फॉरेन अफेयर, रेलवेज, ये सब यूनियन के पास है। स्टेट के पास क्या है आपका? पुलिस, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्ट। देन कंकरेंट लिस्ट क्या है आपकी? एजुकेशन, मैरिज, लॉज। ये सब आपके अलग अलग लेवल्स आ गए। थोड़ा डिटेल में करेंगे अब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड अ फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में क्या फर्क है? अभी आपको बताया फेडरल के अंदर क्या करते हैं, वो डिवीजन ऑफ पावर करते हैं। यूनिटरी में डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता। इन यूनिटरी गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड ऑल द पावर्स। इन द फेडरल गवर्नमेंट पावर आर शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट इन फेडरलिज्म। क्यों पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है? इट एंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस। अच्छे से काम करती है गवर्नमेंट जब उसको पता होता है कि सामने वाला चेक कर रहा है। दूसरा, इंक्लूजन ऑफ रिलीजियस रीजनल इंटरेस्ट। तो जितने भी रीजनल इंटरेस्ट होते हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। चेक एंड बैलेंसेस टू अवॉइड मिस यूज ऑफ द पावर। तो वो चेक्स करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे कि कोई भी पावर का मिस यूज ना कर सके। नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। अ गवर्नमेंट विद ऑल द पावर हेल्ड बाय वन अथॉरिटी इज कॉल्ड यूनिटरी गवर्नमेंट। अ गवर्नमेंट दैट डिवाइड पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। Now quiz. The Indian Constitution came into force on 26 January 1950. Democracy means government of people, by the people and for the people. Third is the body that drafted the Constitution was called as Constituent Assembly. तो ये आपका क्विक क्विज हो गया, आपको सारे आंसर्स आते होंगे। Now theme D, trade, public facilities and social justice. Topic 1, trade. What is trade? ट्रेड इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल, रीजन और कंट्रीज। ट्रेड का मतलब बिजनेस करना, बाइंग खरीदना और बेचना। इट इज़ असेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड जॉब क्रिएशन। तो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये? कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, चीज़ों के लिए। जो चीज़ें हमारे पास नहीं है वो हम इम्पोर्ट करके मंगा सकते हैं और इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है ना। टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है। इंटरनल जो विद इन अ कंट्री होता है और इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, मतलब फॉरेन कंट्रीज के साथ भी होता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इम्पोर्ट मतलब बाइंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, खरीदना। एक्सपोर्ट मतलब सेलिंग गुड्स टू अदर कंट्री, दूसरी कंट्री को सामान बेचना। बार्टर सिस्टम मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट मनी, मतलब तुमने मुझे पेंसिल दी और मैंने तुम्हें पेन दे दिया, बार्टर सिस्टम। करेंसी क्या होती है? इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रेड, INR या US डॉलर्स। ठीक है, करेंसी मतलब आपके पैसे, किस मीडियम से आप वो कर रहे हैं, ट्रेड को क्या एक्सचेंज में दे रहे हैं, राइट। मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रेड। इंडियन में क्या होता है, हम पैसे देते हैं और आपके US वाले क्या करते हैं, डॉलर्स देते हैं ना। मॉडर्न डेवलपमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग एंड E-कॉमर्स, ये अब आजकल ज़्यादा चलता है ऑनलाइन शॉपिंग। दे हैव चेंज हाउ ट्रेड हैपन्स। ट्रेड रूट्स, कौन कौन से रूट से ट्रेड किया जाता है? रेल से किया जाता है, ट्रेन से, रोड से किया जाता है, बाय ट्रक्स, एयर से किया जाता है, बाय आपके एयरक्राफ्ट, एंड सी से बाय शिप्स। दे कनेक्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, जो लोग चीज़ें बना रहे हैं और जिनको खरीदनी है
उन सबको कनेक्ट करने के ये 4 रास्ते बताए उन्होंने। नाउ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स। Question 1. What is trade and why it is important? So trade is the exchange of goods and services. It is important because it allows access to goods not available locally. It creates job and improves income. It strengthens the economy of the country. Next question 2. What is international trade? Give an example. International trade क्या होता है? जब हम बाहर की फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं। International trade is the buying and selling of goods across national borders. Example, India exports spices to USA and import electronics from China. Next question 3. What is the difference between internal and international trade? तो समझ में आपको आ गया? Internal trade is within the country, international is between the countries. In internal trade we use local currency, जैसे इंडिया में कर रहे हैं तो हम INR यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें इन्वॉल्व एक्सचेंज रेट्स। Third, no custom or duties, but in international trade it requires custom clearance. Now topic 2 is role of government in providing public facilities. What are public facilities? Basic services provided by the government for the welfare of people, जैसे water, electricity, healthcare, transport, ये सब public facilities हैं। These are essential for health, education, sanitation and social equality. Government ensures universal access, especially for the poor and marginalized. Means जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि सब लोग इक्वल रहें, जैसे जो गरीब लोग हैं उनको भी हर तरह की फैसिलिटी मिले, उनको भी स्कूल में पढ़ने को मिले, अच्छे मतलब उनको भी हॉस्पिटल में डॉक्टर मिले ताकि उनका भी ट्रीटमेंट हो सके। इस टाइप से ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ सबको प्रोवाइड की जाती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सबको साफ़ पानी मिले, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं, प्राइवेट भी चलती हैं, गवर्नमेंट बसेस भी चलती हैं, उनके किराए कम होते हैं जिससे कि गरीब लोग भी उसका फ़ायदा उठा सके। गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ना। गवर्नमेंट की स्कीम्स, जल जीवन मिशन, ये उन्होंने चलाया था क्लीन वाटर के लिए फॉर एवरी विलेज हाउस होल्ड। हमको तो मिल जाते हैं शहरों में रह के, लेकिन जो गरीब लोग उसमें रहते हैं विलेजेस में, उनको नहीं मिलता। सो स्वच्छ भारत अभियान, इसमें सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस पे ध्यान दिया था कि अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखो, नहीं तो बीमारियां फैल जाएंगी। तीसरा आयुष्मान भारत, इसमें फ्री हेल्थ केयर टू लो इनकम फैमिलीज, जो लोग कम पैसे कमाते हैं उनको फ्री हेल्थ केयर दिया जाएगा, उनका चेकअप फ्री किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। Now exam oriented questions. What are public facilities? Give 2 example. Public facilities are services provided by the government to improve citizen living standard. जैसे एग्जाम्पल है इसका वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट देती है जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनको भी सारी फैसिलिटी मिल जाए, उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाए। अदरवाइज प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके गरीब आदमी अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स दिए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दिए हैं। क्वेश्चन 2, वाई शुड द गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़? क्यों देनी चाहिए? बिकॉज एवरीवन हैज़ द राइट टू एक्सेस बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स सब लोगों की पूरी होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनीज फोकस ऑन प्रॉफिट नॉट इक्वालिटी। अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उनका फोकस बेसिकली प्रॉफिट पे होता है कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गरीब पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। थर्ड पॉइंट, इट एंश्योर सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसेस इनइक्वालिटी। इसकी वजह से सबको जस्टिस मिलता है, न्याय मिलता है और इनइक्वालिटी मिट जाती है। अदरवाइज़ तो जो गरीब आदमी अगर वो बीमार हो गया वो तो कहीं जाकर दिखाई नहीं पाएगा और वहीं मर जाएगा, राइट। ऐसे गरीब लोग कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। आजकल तो हम सुनते हैं ना, एक किसान की बेटी ने IAS कर लिया, कैसे? क्योंकि वो पढ़ लिख रही है। तो नेम वन चैलेंज इन पब्लिक फैसिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या चैलेंज फेस करते हैं? सो इट इज़ अनइक्वल एक्सेस, मतलब अर्बन एरियाज हैव बेटर सर्विसेज देन रूरल एरियाज। पुअर लोकेलिटीज़ में लैक क्लीन वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी भी पब्लिक फैसिलिटी ठीक तरह से हर जगह नहीं पहुंच पा रही है। क्यों? जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो थोड़े शहर वाले इलाके हैं, वहाँ पे सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन जो विलेज के हैं, जो गांव के हैं, वो वहाँ पे सर्विसेज अभी अच्छी नहीं हैं। दूसरा, जो अभी भी लोग पिछड़े एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पर उन्हें अभी भी क्लीन वाटर नहीं मिलता है और उनके पास बिजली नहीं है।
अब आया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। द मेन सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर पब्लिक सर्विसेज इज टैक्सेस। कहाँ से मिलता है उनको पैसा? हमारे टैक्स से। द राइट टू वाटर इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू वाटर इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल नंबर 21, जिसमें राइट टू लाइफ है। Now topic 3 is law and social justice. The government make laws to protect worker, the environment and the public health. Labor laws ensure fair wages, safe condition and no child labor. Environmental laws जो बने हैं वो है to prevent the pollution and disaster. समझ में आ गया किस टाइप के लॉज हैं? गवर्नमेंट लॉज क्यों बनाती है? जिससे कि प्रॉपरली सब लोग काम करें और सबकी हेल्थ मेंटेन रहे। लेबर लॉज क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आप अपने किसी भी लेबर के साथ गलत काम ना करें, उनको प्रॉपर पैसे दे जितने उनके बनते हैं और उनसे सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। ना फेमस केसेस क्या है? भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी, मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ था विच शोड द नीड ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज ऑन वर्कर एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी। वहाँ पे कोई भी सेफ्टी नहीं थी और वो ट्रेजेडी हो गई। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या है आपके? आर्टिकल नंबर 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स सेफ एनवायरनमेंट एंड फेयर वर्क, ये आर्टिकल 21 में आता है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या बोलता है वो? इट प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर एंड फोर्स्ड लेबर। आप किसी भी छोटे बच्चे को अपने घर काम पे या होटल वगैरह में काम पे नहीं रख सकते। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके। तो इन सब चीज़ों से आपको क्लियर हो गया सब। नाउ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर लेबर लॉज इंपॉर्टेंट? लेबर लॉज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर सेफ्टी एट द वर्क प्लेस, जहाँ आप काम कर रहे हैं वो सेफ जगह है। प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, जितने वर्कर के पैसे बनते हैं उतने आप दो। तीसरा, गारंटी फेयर वेजेस एंड वर्किंग आवर्स, प्रॉपर वर्किंग आवर्स होनी चाहिए। ये नहीं आप पूरा पूरा दिन बिठा के रख रहे हैं। अगर 9 घंटे का काम है तो 9 घंटे के बाद उनको घर जाने दीजिए, उनको एक्सप्लॉयट करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे फालतू काम मत लो और उनको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज भोपाल गैस ट्रेजेडी? वो हुआ क्या था उसके अंदर? सो इन 1984 अ गैस लीक फ्रॉम अ पेस्टिसाइड फैक्ट्री इन भोपाल विच लेड टू थाउजेंड ऑफ डेथ्स। इट हाईलाइटेड द नीड फॉर स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी लॉज इन इंडस्ट्री। तो 1984 में किसी पेस्टिसाइड फैक्ट्री जहाँ पे आपके इंसेक्ट्स मारने की दवाई बनती है उसमें लीकेज हो गया था, गैस लीकेज हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे। वहाँ पे कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं थे और वर्कर्स के लिए भी कुछ वो नहीं था, जिसे कहते हैं कुछ उनको बचाने के लिए कुछ चीज़ नहीं थी और वो लोग मर गए। सो उसकी वजह से उन्होंने स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल और सेफ्टी लॉज बनाए इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ जहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उन्हें बचाने के भी तरीके होने चाहिए। ना हाउ डज गवर्नमेंट प्रमोट सोशल जस्टिस? कैसे सोशल जस्टिस गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है? बाय मेकिंग लॉज दैट प्रोटेक्ट वर्कर एंड द एनवायरनमेंट। सेकेंड, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द असेंशियल सर्विसेज फॉर ऑल, सबको सर्विसेज मिलनी चाहिए। तीसरा, एंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट ऑफ डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़, हर एक के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, सबके साथ सेम इक्वल। अब करते हैं छोटा सा क्विज। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी? क्या था? अ केमिकल लीक ड्यू टू poor safety measures. Second, which fundamental right is linked to workplace safety? That is article number 21, right to life. Third question, who is responsible for implementing worker protection laws? That is government. Government is responsible for implementing these laws. तो बच्चों ये मैंने आपके लिए सोशल साइंस ब्रिज प्रोग्राम के नोट्स और थोड़े बहुत बीच बीच में क्वेश्चन आंसर्स दिए जो इम्पॉर्टेंट है। आपको नोट्स डिटेल में दिए हैं, आप इसको भी पढ़िए और जो चैप्टर मैंने पहले एक्सप्लेन किया उसको भी पढ़िए। ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप ये दोनों चीज़ें कर लेंगे तो आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा आपके, क्योंकि सारे टॉपिक कवर किए। आप प्लेलिस्ट में जाके अपना साइंस और हिंदी के वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए, इस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो। जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, चैनल ग्रो करेगा और मैम आपको और अच्छे से पढ़ाती रहेंगी। ठीक है, तो बच्चों मैम का भी ध्यान रखो और मैम आपका ध्यान रखेंगी। टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।